मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ योजना संख्या 25 में 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के गद्य खंड में शामिल बस की यात्रा व्यंग्य के चौथे भाग के साथ उपस्थित हूँ। कहानी के इस भाग को जानने से पहले हम पिछले दिन के घटनाक्रम पर विचार करें तो हम यह जान पाते हैं कि लेखक कंपनी के काम से पन्ना होते हुए सतना और सतना से वो ट्रेन पकड़कर जबलपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन मित्रों में 2 मित्रों को सुबह हाजिरी देनी थी। इसलिए आज से उन्होंने शाम की यात्रा करने की सोची। लेकिन जिससे वो यात्रा करना चाहते थे वो बस की दशा बहुत ही खराब थी। उसकी जर्जर अवस्था को देखकर लेखक के मन में यात्रा न करने का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन लेखक के डॉक्टर मित्र के समझाए जाने पर, साथ ही साथ बस कंपनी के हिस्सेदार के द्वारा भरोसा दिलाने पर उन्होंने यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू होने के दौरान बस की अवस्था के बारे में लेखक ने कुछ इस तरह से बताया था। सबसे पहले बस के खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। जो बचे कुचे शीशे थे उससे स्वयं यात्रियों को बचना था, इसलिए सभी यात्रियों ने खिड़की से सरक कर बैठना उचित समझा। वहीं बस जब शुरू होती है, चलती है, स्टार्ट होती है, तब लग रहा था कि सभी यात्री इंजन के भीतर बैठे हैं। बस के सीट की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। कभी सीट आगे जाए, कभी बॉडी पीछे जाए, कभी बॉडी वहीं रुक जाए, सीट गिर जाए। जब बस स्टार्ट होती है तो लगता है कि सीट के नीचे ही इंजन लगा दिया गया है। इतनी आवाज़, इतनी शोर होती है उसमें, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा बस ही जो है इंजन है। और कुछ दूर चलने के बाद सारा भेदभाव जैसे ख़त्म ही हो गया था। सीट के ऊपर आदमी बैठे हैं कि आदमी के ऊपर सीट बैठा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर बस स्टार्ट होती है। कुछ दूर चलने के बाद मालूम पड़ता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर तरकीब सोचता है और उस टंकी में से सारे पेट्रोल को एक बाल्टी में रखता है। बाल्टी में एक पाइप लगाकर इंजन तक पिलाता है उस पेट्रोल को। वहीं कंपनी का हिस्सेदार भी था। उसको देखकर लेखक के मन में यह बात उत्पन्न होती है कि कहीं यह हिस्सेदार उस इंजन को भी अपने गोद में मत ले ले और पेट्रोल को अपने गोद में लेकर इंजन को पिलाने मत लग जाए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को शीशी में दूध पिलाती है, कुछ ऐसे ही वो हिस्सेदार भी तो नहीं करने लग जाएगा। अब लेखक को बस के किसी भी पार्ट पुर्जे पर कोई भरोसा नहीं था। आगे बस की रफ्तार जो है, जब चलती है वापस बस, तो 15-20 मील ही चली होगी कि लगता है कि उसका ब्रेक फेल हो जाएगा, लगता है कि उसका स्टीयरिंग टूट जाएगा। आसपास के पेड़ पौधों को देखकर लेखक को भी डर लगता है कि कहीं बस उन पेड़ पौधों से टकरा ना जाए। आगे झील दिखाई देने पर भी लेखक को इस बात का भय लगता है कि कहीं बस उसमें गोते ना लगा दे। अचानक फिर से बस रुक जाती है। ड्राइवर इस बार फिर से तरह तरह की तरकीब लगाकर बस को स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन लगता है कि गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो बस ने शुरू कर दिया था। बस बिल्कुल नहीं चलती है। उस चांदनी रात में, मध्यम चांदनी रात में, वृक्षों की छाया के नीचे बस को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई बुढ़िया बैठी हो जो दया के योग्य हो। बस की अवस्था
कुछ उसी प्रकार से वृद्धा के समान दिखाई दे रही थी। इस बात पर, इस दृश्य को देखकर लेखक के मन में एक अफसोस जगता है कि हम बेकार ही इस बस पे इतने सारे लद कर आए। कहीं ये मर गई बस रास्ते में, ये पूरी तरह से अगर ख़राब हो गई तो फिर इसका क्रियाक्रम भी हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने कहानी के पहले, दूसरे और तीसरे भाग के बारे में जाना। अब आइए कहानी के चौथे भाग को पढ़ते हैं और समझते हैं। बस की यात्रा, भाग 4। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। ड्राइवर ने तो प्रयास किया ही था बस को स्टार्ट करने के लिए। अब हिस्सेदार ने भी प्रयास किया। उन्होंने पूरा इंजन खोला और उसे सुधारा, उसको ठीक किया। लेकिन जो 15 से 20 मील की जो रफ्तार थी वो और कम हो गई थी। अब इस बार जब दोबारा तीसरी बार जब बस चलती है तब बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। आगे अब बस में एक और नई बीमारी शुरू हो गई। उसकी हेडलाइट जो होती है, जो लाइट, लग रहा था कि वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। जैसे कोई वृद्धा महिला की आंखों की ज्योति, रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती है, कुछ इसी तरीके से लग रहा था कि धीरे धीरे उस बूढ़ी बस की आंखों की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब उस चांदनी रात में रास्ता टटोल कर रेंग रही थी बस, धीरे धीरे और चलने लग गई। जब आगे कुछ दिखाई नहीं देगा तो कैसे चलेगी बस? तो जो पहले से स्पीड तो उसकी कम थी, अब और रेंग रेंग के चलने लग गई। आगे या पीछे यदि कोई गाड़ी वाला आता तो वो कहीं खड़ी हो जाती चुपचाप किनारे में, और वो बस जैसे कहती कि चले जाओ बेटी, अभी तुम युवा हो, जवान हो, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब हम भी तुम्हारे ज़माने में ऐसे ही गति में चला करते थे, लेकिन अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरी आंखों की ज्योति भी ख़त्म होती जा रही है और मैं अचानक कभी रुक जाती हूँ, बंद हो जाती हूँ। ऐसी बात वो जैसे कह रही हो अन्य गाड़ियों, अन्य वाहनों को देखकर। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। लो, अब यही बचा हुआ था। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब एक और घटना घट जाती है। एक पुलिया जो होती है वो ब्रिज छोटी सी, तो उस पुलिया के ऊपर पहुंचते ही अब उस बस का क्या होता है, एक टायर फिस हो जाता है। अब इससे क्या हो गई, बस तुरंत बैठ जाती है। अब आगे तो नहीं बढ़ पाएगी बस। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम जाती है, अचानक रुक जाती है। बहुत ज़ोर से अचानक हिलती है और अचानक वो रुक जाती है।
क्योंकि बस तो स्पीड में नहीं थी ना, बहुत धीरे धीरे चल रही थी रेंग रेंग के। गलती से अगर वो बस स्पीड में होती, रफ्तार में होती, तो शायद उछलकर कहाँ गिरती, नाले में। लेकिन वो गिरने से बच गई। फिर लेखक ने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लग रहा था लेखक उस हिस्सेदार को देखकर बहुत ही सम्मानपूर्ण भाव से देखते हुए मन ही मन कह रहे हो कि हिस्सेदार तो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र करते हैं। लेखक को यह बात पता है कि बस की दुर्दशा कैसी है, बस की अवस्था कैसी है, इसके बारे में हिस्सेदार को तो पता ही होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी वह उस बस में यात्रा करता है। कैसे? जैसे अपनी जान को हथेली में लेकर, मतलब उसे मरने से डर ही नहीं लगता है। लगता है कि त्याग की जो ऐसी भावना है, उत्सर्ग मतलब त्याग होता है, कि ऐसी भावना दुर्लभ है जो सामान्यतः नहीं दिखाई देती। हिस्सेदार के द्वारा इस तरह से जान को त्याग देना और अपने जान को हथेली पर लेकर बार बार बस में चलना, बावजूद उसके जब कि उसे उस बस की स्थिति अवस्था के बारे में पूरा ज्ञान है, वो फिर भी इस तरह से अगर वो चलता है तो उसकी इस भावना को देखकर लग रहा है कि त्याग की ऐसी भावना और कहीं नहीं देखी जा सकती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत साहस है और बलिदान की भावना है, मृत्यु अपने जीवन का बलिदान दे सकता है। वो साहस इतना कि उसे पता है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, फिर भी वो उस बस में चल रहा है। तो इसके आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। उसकी ऐसे गुणों को देखकर लेखक को लगता है कि इसे तो कोई नेता होना चाहिए था क्रांतिकारी आंदोलन का, जो लोगों के मन में पुनर्जागरण ला सके, लोगों के मन में सोई हुई भावनाओं को जगा सके। वैसी भावना को जगाने वाला कोई नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। अगर बस थोड़ी सी तेज होती तो नाले में गिर जाती, तो उस समय क्या होता, सभी यात्री नाले में गिरकर मर ही जाते हैं। तब देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उस बस के हिस्सेदार के लिए अगर भगवान भी आते प्राण लेने तो बोलते कि वाह, एक ऐसा आदमी है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला। ये एक बहुत बड़ा व्यंग है। व्यंग की बात कह रहे हैं ना, देखिए अपनी बात को कह भी रहे हैं लेखक, लेकिन किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को आघात पहुंचे। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अभी भी हार नहीं मानी हिस्सेदार ने। दूसरा जो बस में एक टायर रखा जाता है, स्टेपनी कहते हैं जिसको, तो वो घिसा टायर लगाकर फिर से बस चलने लग जाती है। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब कंपनी का हिस्सेदार एक दूसरा घिसा हुआ टायर लगा देता है उसमें और फिर से बस चलने लग जाती है। लेकिन अब हम सभी यात्रियों ने, लेखक के और मित्रों ने भी पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, ये तो कहीं भी नहीं जा सकता इस स्थिति में। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद, कभी भी नहीं पहुंच सकते हम लोग और कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में ये लोग सुबह पहुंचने की बात कह रहे थे कि हाजिरी देनी थी उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि अब लगता है कि हमें कहीं भी नहीं पहुंच सकते, हम यहीं पे रह जाएंगे। हम ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है।
कहाँ पे? मृत्यु को प्राप्त करना। प्रयाण करना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। लगता है कि अब पूरी ज़िंदगी जो है हम लोग की यहीं पे कटने वाली है, बस में ही रहते हुए, और यहीं से कटेगी ज़िंदगी, और उसके बाद सीधे कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। मतलब हम मर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। अब सबने भरोसा तोड़ दिया और उन्हें लगा कि अब कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग इसी में रहेंगे और यहीं पे मृत्यु हमें मिलेगी। सारी जो बेताबी थी, जो घर पहुंचने की जो जल्दी थी, सबने उसकी आशा छोड़ दी और इस चिंता से मुक्त होकर सबने क्या किया? इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। उस बस में बैठ गए वो धीरे से, क्योंकि बस तो धीरे धीरे चल ही रही थी। अब उम्मीद वगैरह छोड़कर, फिक्र छोड़कर सब आराम से बैठ गए कि अब जब जाए बस। आराम से वो निश्चिंत होकर वो सभी बैठ जाते हैं। चिंता जाती रही, सभी की चिंता परेशानी सब जाती रही, ख़त्म होती रही। अब हंसी मजाक चालू हो गया और सभी उस नियति को स्वीकार कर लेते हैं, उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उस बस की अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं और कोई फिर विरोध नहीं करता है। और स्वीकार करते हुए आपस में सब हंसी मजाक करते हुए धीरे 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 यात्रा पूरा करने लग जाते हैं।